हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम इस वीडियो में बायट-सेवर्ट्स लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी वजह से हमें उसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है एंड वी आर गोइंग टू यूज बायट-सेवर्ट्स लॉ फॉर दिस। Let us suppose P is the point where I need to find the magnetic field due to this current carrying conductor or current is flowing in this direction. And the value of the current is I. Biot-Savart's law अप्लाई करने के लिए मुझे एक लेंथ एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। Let us suppose मैं ये एक लेंथ एलिमेंट लेती हूँ dl वेक्टर and इसका डिस्टेंस फ्रॉम P is r. इस लेंथ एलिमेंट को मैं नाम इस लेंथ को पूरी वायर की लेंथ को मैं नाम देती हूँ xy. xy is the wire which is carrying current and this angle is theta. Now let me drop a perpendicular from point P on this wire like this और इसको मैं नाम देती हूँ, इस perpendicular distance को मैं नाम देती हूँ a. This is the minimum distance of the point P, shortest distance of the point P from the wire. Now let me name this angle as phi. अब हमें इसमें साफ देख के पता चल रहा है कि थीटा प्लस फाई शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज इट्स अ ट्राइंगल। अगर मैं इसको नाम देती हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम देती हूँ Q और इस पॉइंट को मैं नाम देती हूँ R, देन ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो फाई प्लस थीटा प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 180. सो इट इम्प्लाइज फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब P पॉइंट पर स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB की वैल्यू कितनी होगी बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर बाय बायट-सेवर्ट्स लॉ. Now since theta plus phi is equal to 90 degree, so can I write theta is equal to 90 minus phi? और अगर मैं sin theta की वैल्यू देखूं, sin theta will be equal to sin of 90 minus phi and this is equal to cos phi. तो मैंने यहाँ पर sin थीटा को cos phi लेकर अपनी इक्वेशन में थीटा हटा दिया है और उसकी जगह phi इंट्रोड्यूस किया है अ न्यू वेरिएबल. तो देखो बायट-सेवर्ट से जो हमने इक्वेशन लिखी है इसमें मैं जितने भी वेरिएबल है, मान लो हमारा dl है और हमारा r है, इनको भी मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ a और phi के टर्म्स में. ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं इंटीग्रेट करते वक्त अपनी इक्वेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स नहीं रखना चाहती. यहाँ पर हमारा थीटा भी वेरिएबल होता, dl भी वेरिएबल होता, r भी हमारा वेरिएबल होता, तो इतने सारे वेरिएबल से हमारा इंटीग्रेशन टफ हो जाता. तो इसलिए मैं अपने इक्वेशन में सारे के सारे कांस्टेंट, जितने मैक्सिमम कांस्टेंट्स रखना चाहूँ उतने रखना चाहती हूँ. एंड आई वॉन्ट ओनली वन वेरिएबल विच कैन बी इंटीग्रेटेड इजीली और यहाँ पर मेरा वेरिएबल 5 होना चाहिए. नाउ अगर हम इस ट्राइंगल PQR में देखें तो हमारा cos phi कितना होगा? cos phi विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस है यहाँ पर PQ और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर PR. सो कैन आई राइट दिस इक्वल टू PQ. PQ की वैल्यू है A और PR की वैल्यू है R. दिस इज इक्वल टू cos phi. सो कैन आई राइट R इज इक्वल टू A अपॉन cos phi. Phi over here. तो इसका मतलब I can write it as A secant phi. R is equal to A secant phi. Now let us suppose this length QR is L. ये जो QR लेंथ है ये है L. तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ that tan phi is equal to perpendicular upon base, that is L upon A, or I can write L is equal to A tan phi, and if I differentiate this I will get dl is equal to A is a constant, A tan phi का डिफ्रेंसिएशन होता है sec square phi secant square phi and into d phi. तो अगर मैं R और dl की वैल्यू
अपनी इस इक्वेशन में रखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए सीकेंट स्क्वायर फाई कॉस फाई डी फाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई। नाउ केयरफुली सी, इस डायग्राम में मैंने फाई की लिमिट्स शो करी हैं फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। यहाँ पर हमारा फाई वेरी कर रहा है फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2। So in order to find the net magnetic field, I will integrate this expression. So B will be given by integration of dB, which is equal to integration of mu naught upon 4 pi. Now यहाँ पर आप देख सकते हैं कि secant square phi gets cancelled और यहाँ पर एक A भी cancel हो रहा है. So we get B is equal to integration from phi 1 to phi 2 mu naught I upon 4 pi a cos phi d phi। ना यहाँ पर ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है। सो आई कैन टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रेशन, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a इंटीग्रेशन फ्रॉम phi 1 टू phi 2। अब इसमें हम डायरेक्ट कर देते हैं, cos phi का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin phi। So I'll write sin phi with limits from phi 1 to phi 2 and my final expression after this will be, see the limits will be from minus phi 1 to phi 2। यहाँ पर minus phi 1 से phi 2 तक लिमिट्स होंगी y, क्योंकि यहाँ पर हमें इस लाइन से जो हम रेफरेंस लाइन से ले रहे हैं, एक बार हमें नीचे जाना पड़ रहा है और एक बार हमें ऊपर जाना पड़ रहा है। Since we have to go in different directions to calculate to find the value of phi, नीचे जाने के लिए I'll take minus phi 1। Now we know sin of minus theta is minus sin theta. So sin of minus phi 1 will be minus sin phi 1. So this will be the final expression for the magnetic field due to a finite current carrying conductor. So this whole analysis was for a finite current carrying conductor. What if it is an infinite current carrying conductor? अगर ये इनफाइनाइट होता तो इस केस में phi 1 और phi 2 की वैल्यू 90 डिग्री होती, तो उस केस में क्या होता, हमारे पास sin 90 will be 1 and sin phi 2 sin 90 again it will be 1. In that case my magnetic field will be given by mu naught I upon 4 pi a 1 plus 1 which is equal to mu naught I upon 4 pi a into 2. So the magnetic field expression for magnetic field will be given by mu naught I upon 2 pi a. This is the expression for magnetic field due to an infinite current carrying conductor. This figure shows the magnetic field line pattern for a straight current carrying conductor. एक straight current carrying conductors के लिए जो magnetic field lines होती हैं, they are concentric circular loops. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने के लिए हम 3 लॉज का यूज कर सकते हैं, दैट इज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल एंड कॉर्कस्क्रू रूल। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड राइट हैंड पाम रूल, सो लेट्स डिस्कस राइट हैंड थंब रूल। दिस इज माय राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर अगर मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स कर्ल, अगर हम ऊपर की साइड से देखें, सो फिंगर्स आर गेटिंग कर्ल्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, देन दिस डायरेक्शन विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज राइट हैंड थंब रूल। दिस इज कॉर्कस्क्रू रूल। अगर हम ऊपर से देखें, अगर हम इसको स्क्रू कर रहे हैं, तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाते हैं, वो डाउनवर्ड मूव करेगा। इसका मतलब दिस डाउनवर्ड मोशन विल रिप्रेजेंट मी द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जिस डायरेक्शन में मैं स्क्रू कर रही हूँ, जिस डायरेक्शन में उसको टाइट कर रही हूँ, दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अगर मैं इसको अनस्क्रू करती हूँ, अगर मैं इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाती हूँ, सो इन दैट केस मैं इसे अनस्क्रू कर रही हूँ, देन ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो दिस मोशन विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जिस डायरेक्शन मैंने घुमाया है, अगर मैं ऊपर से देखूं, मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी
anti-clockwise. This is corkscrew rule. So I hope this topic is clear to you. That's all for now.